नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयूर परीख। बीएमसी चुनाव के लिए एजेंडा सेट करने का राउंड वन कंप्लीट हो चुका है। अब आप ये कहेंगे कि राउंड वन, अभी तो इलेक्शन भी डिक्लेयर नहीं हुआ। नहीं दोस्तों, कोई भी चुनाव जब डिक्लेयर हो या डिक्लेयर न हो, उससे पहले पॉलिटिकल साइंस का नियम है, चुनाव लड़ने का नियम है कि उसके पहले ही चुनाव की रणनीति जो है वो सेट की जाती है। एक एजेंडा सेट किया जाता है और उसी एजेंडा के आधार पर फिर बात आगे बढ़ती है। उसके साथ कई सारे एलिमेंट जुड़ते हैं। हर पार्टी अपनी बात अपने नज़रिए से लोगों तक पहुंचाती है और लास्ट में लोग वोट करते हैं वोटिंग के दिन, और तब नतीजा सामने आता है। दरअसल ये प्रक्रिया 4-6 महीने पहले ही शुरू हो जाती है और ये प्रक्रिया आगे बढ़ते 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 चुनाव का माहौल एकदम बन जाता है और फिर वोटिंग होता है और फिर कोई जीतता है तो कोई हारता है। हर चुनाव से पहले एजेंडा सेट होता है। कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी चुनाव का एजेंडा सेट करने में आगे अहम भूमिका निभाती है और फिर दूसरी पार्टियां अपना अपना एजेंडा सेट करती है या उसी एजेंडा के तहत अपना हिस्सा, अपना शेयर अपने साथ लेने की कोशिश करती है। तो मेरे बतौर राजनीतिक विश्लेषक, मुंबई महानगर पालिका चुनाव का पहला एजेंडा सेट करने का राउंड पूरा हो चुका है और पहले राउंड के बाद कौन सी पार्टी कितने पानी में है, किसकी नज़र कहां पर है और ये बात अब किस तरीके से कहां पर आगे बढ़ेगी, इस पूरे विषय में मैं आपको आंकड़ों के साथ बताऊंगा। कोई इमोशंस नहीं, किसी के साथ लगाव या जुड़ाव नहीं। किसने क्या बात कही, उसका कितने परसेंट वोटों पर और कहां पर इंपैक्ट होता है और उसके आधार पे कौन सी पार्टी या कौन सा नेता कहां पर है, इस पर मैं आपके सामने अपनी बात रखूंगा। फिर आप मूल्यांकन करेंगे कौन आगे है कौन पीछे। तो दोस्तों, ये जो चुनाव है उसका एजेंडा मराठी माणूस आमची मुंबई, इसके आसपास सेट होना तय हो गया है, लगभग तय है। और ये एजेंडा सेट करने का काम किया है एमएनएस पार्टी ने, राज ठाकरे ने। वही एमएनएस पार्टी जो कि पूरी तरह से और बुरी तरह से पिट गई विधानसभा चुनाव में, लेकिन एजेंडा सेट करने के मामले में और अपनी बात आगे ले जाने के मामले में ये इतनी अव्वल रही कि उसने मजबूर कर दिया राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी को कि वो भी अपनी भूमिका ले, उद्धव ठाकरे यूबीटी सेना को कि वो भी एमएनएस के साथ एक मंच पर आने को मजबूर हो जाए और वही एकनाथ शिंदे इस पूरे मामले पर क्या करेंगे, ये सोचने पर मजबूर कर देने वाले आदमी का नाम है राज ठाकरे। शुरुआत की बीजेपी ने, जीआर बाहर निकाला, जीआर का विरोध हुआ, राज ठाकरे ने 3 पत्र लिखे और फिर सड़क के ऊपर जो हुआ वायोलेंस वो आपने देखा और फिर ठाकरे बंधु एक साथ मंच पर आए। इस पूरे मंच पर आने के बाद किसका भाषण कैसा रहा, किसे कितना स्कोर मिलेगा या किस आदमी ने किस तरह की बात की, इसके ऊपर मैं बाद में जाऊंगा। लेकिन पहले मैं बात करूंगा कि एजेंडा सेट कैसे हुआ, कहां हुआ, कितने परसेंट वोट पर हुआ और कौन से एरिया में उसका इंपैक्ट है। तो जो ठाकरे बंधु साथ में आए उसका इंपैक्ट हुआ है टोटल मराठी वोटरों पर। पोलराइजेशन हुआ है, क्लियर पोलराइजेशन, स्ट्रेट पोलराइजेशन। और ये पोलराइजेशन हुआ है मराठी मतदाताओं के बीच। मराठी वोटर्स मुंबई में कितने हैं मैं आपको बता दूं। एक जमाने में मुंबई शहर में जो मराठी मतदाता है वो 1961 के आसपास 53 से 55% हुआ करता था 1961 में। 1991 के सेंसस में वो घटकर अराउंड 42% के आसपास, 45% के आसपास रहा और 2011 के सेंसस में उनकी संख्या 35 से 38% जितनी रही। और ऐसा माना जाता है
कि साल 2024 में ये आंकड़ा जो है वो लगभग 35 से 38 के आसपास हो सकता है। यानी कि जो पोलराइजेशन की घटना हुई है, जो पोलराइजेशन हुआ है, वो पोलराइजेशन हुआ है कंप्लीटली मराठी वोटरों के बीच। और मराठी वोटर दादर, लालबाग, गिरगांव, शिवाजी पार्क, परेल, वर्ली, मागाठाणे, माहिम, धारावी का कुछ एरिया, पूरे के पूरे मुंबई में फैले हुए हैं। बिना मराठी वोटरों के आप एक भी सीट नहीं जीत सकते। लेकिन बिना गुजराती, बिना उत्तर भारतीय के आप कई सारे वार्ड जीत सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कम्युनिटी मिलकर 54 वोट के ऊपर असर डालती है। लेकिन मराठी मानुष ये पूरे के पूरे मुंबई में फैला हुआ है। इसकी नाराजगी के साथ आप चुनाव नहीं जीत सकते। और इस पूरे मामले में सबसे पहला पत्ता और सबसे दमदार पत्ता जो खेला है वो राज ठाकरे इन्होंने खेला है। मराठी आदमी की बात की है, उनकी स्पीच भी एकदम कड़क थी, मजबूत थी, मुद्दे के साथ बैठी हुई थी। कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई मुद्दा नहीं, मैं और मेरा मराठी वोटर, सिर्फ ये सीधी बात की। राज ठाकरे के पीछे पीछे उद्धव ठाकरे, यूबीटी सेना ने, उन्होंने भी अपनी भूमिका सेट की। क्या भूमिका सेट की? तो अपने साथ एक मंच पर, राज ठाकरे के साथ एक मंच पर खड़े रहे। सम्माननीय राज ठाकरे ये कहा, जिस राज ठाकरे को एक जमाने में उद्धव ठाकरे ने गद्दार कहा था, उसे अपने साथ में सम्माननीय राज ठाकरे ये कह के बुलाया और बीजेपी पर भरपूर निशाने लगाए, भरपूर बीजेपी का विरोध किया। तो ये पोजीशन है शिवसेना की, यूबीटी सेना की। और ये ठाकरे बंधु के साथ में आने की वजह से एक उत्साह हुआ, एक जो कंसोलिडेशन हुआ वोट का, पोलराइजेशन हुआ, वो ये 35% वोट पे हुआ है, 38% वोट पे हुआ है। लेकिन दोस्तों, अगर ठाकरे बंधु ने अपने हिसाब से पोलराइजेशन किया है तो एंटी पोलराइजेशन भी हुआ है। एंटी पोलराइजेशन हुआ है पूरी तरह से गुजराती, मारवाड़ी, हिंदी स्पीकिंग और साउथ इंडियंस में। और अगर हम उनका वोट शेयर गिने तो गुजराती है 15 से 17%, हिंदी भाषिक हैं 16 से 19% और दक्षिण भारतीय हैं 6 से 8%। क्योंकि भूतकाल में शिवसेना इन तीनों कम्युनिटी के पीछे के साथ में आंदोलन कर चुकी है। आमची मुंबई तुमची भांडी गुजरातियों के खिलाफ, भगाओ लुंगी बजाओ पुंगी साउथ इंडियंस के खिलाफ, भैयों की उत्तर भारतीयों की पिटाई की उत्तर भारतीयों के खिलाफ। ये जो तीनों है, इनको अपना पास्ट याद आ गया और इसकी वजह से यहां पर भी जबरदस्त पोलराइजेशन हुआ, एंटी पोलराइजेशन हुआ। और जिसकी मात्रा अगर हम गिने तो गुजराती 15 से 17% और उत्तर भारतीय 16 से 19%। और सोशल ये जो साउथ इंडियन कम्युनिटी 6 से 8%। सब मिला करके आप ये कह सकते हो कि 35% वोट एंटी पोलराइज हो गया। यहां पर बीजेपी ने अपना दांव खेल लिया। बीजेपी हिंदुत्व का कार्ड लेके आया। जैसे ही यहां पे ठाकरे बंधुओं की रैली हुई, कुछ एक लोगों की पिटाई हुई, नीतीश राणे ने, बीजेपी के नेता ने क्या कहा? ये कहा एक हिंदू की पिटाई हुई। एक मराठी ने उत्तर भारतीय को नहीं मारा, एक हिंदू ने हिंदू को मारा है, हिंदू की पिटाई हुई। आशीष शेलार, मुंबई बीजेपी अध्यक्ष, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि सत्ता की वजह से म महानगर पालिका का है, मराठी का नहीं है। तो बीजेपी ने दांव चला है हिंदुत्व का। बीजेपी ने बात कही है दूसरे कम्युनिटी को साथ में लेने की। यानी कि पोलराइजेशन सामने एंटी पोलराइजेशन, बीजेपी ने अपनी पोजीशनिंग ले ली है और उनकी नज़र जो है वो ये पोलराइज्ड वोट्स पर है। गुजराती कम्युनिटी घाटकोपर, मुलुंड, कांदिवली, बोरीवली, मलाड, विलेपार्ले, वालकेश्वर, गिरगांव, दहीसर, विक्रोली, यहाँ पर गुजराती कम्युनिटी। उत्तर
उत्तर भारतीय जो है वो कुर्ला, सायन, चेंबूर, धारावी घाटकोपर, कांदिवली, दहिसर, और ये दोनों कम्युनिटी मिलके 54 सीट के ऊपर सीधा असर डालते हैं। तो ये कम्युनिटी का एक जबरदस्त चंक बन गया। साउथ इंडियंस की अगर बात करें 6 से 8% वोट माटुंगा, चेंबूर, सायन, मुलुंड, वडाला। तो बीजेपी यहां पर खेलने की कोशिश कर रही है। अब हम बात करें कांग्रेस पार्टी की। देखिए, पॉलिटिक्स में आपने कुछ भी नहीं किया ये होता ही नहीं है। आपने कुछ नहीं किया, ये भी आपने कुछ किया ये गिना ही जाता है। यू हैव टू टेक योर पोजीशन। कांग्रेस पार्टी के ने इस पूरे विषय में अपनी भूमिका एकदम शांत रखी, यानी कि न यहां न वहां, न मराठियों का विरोध किया, न वो अन्य भाषिक के साथ में रहे। विजय वडेट्टीवार को जब एमएनएस ने संपर्क करके कहा था कि आप हमारे साथ में इस विजय रैली में शामिल हो जाइए, तो विजय वडेट्टीवार ने यह कहा कि हम हमारे वरिष्ठ से बात करके आपको बताएंगे। भालचंद्र मुणंगेकर नाम के मुंबई यूनिवर्सिटी के एक्स वाइस चांसलर इस कार्यक्रम में गए, जो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन कोई भी कांग्रेस का बड़ा नेता यहां पे आया नहीं। क्यों नहीं आया? मराठी मानुष कांग्रेस पार्टी के पास जाए उससे पहले तो ठाकरे बंधुओं के पास जाएगा, बीजेपी के पास जाएगा जो हिंदुत्व मानता है, वो भला कांग्रेस के पास क्यों जाए? और अगर आपने उनके साथ में नहीं भी गए या गए कुछ भी किया, तो गुजराती उत्तर भारतीय जो आपको मिलना था वो भी नहीं मिलेगा, साउथ इंडियन भी चला जाएगा। जबकि साउथ इंडियन कम्युनिटी से वो वोट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए कर्नाटक में उनकी सरकार है, केरल से राहुल गांधी चुनाव जीते हैं, प्रियंका गांधी उसके बाद वहां से चुनाव जीती हैं, डीएमके के साथ तमिलनाडु में उनका गठबंधन है। तो वो साउथ इंडियन 6-8% वोट चाहेंगे, और इसी के साथ वो वोट चाहेंगे मुस्लिम कम्युनिटी के जो 18 से 21% हैं, जो कि कुर्ला, गोवंडी, डोंगरी, भेंडी बाजार, नागपाड़ा, बांद्रा ईस्ट, जोगेश्वरी, ये पूरे एरिया में है। तो कुछ न करते हुए कांग्रेस पार्टी की नजर जो है वो ये माइनॉरिटी वोट्स और उसके अलावा जो साउथ इंडियन कम्युनिटी है उसके ऊपर पूरी तरह से रहेगी। यानी वो अगर भूमिका निभाए तो पार्टी फंसती हुई दिख रही है, इससे बेहतर है भूमिका ना निभाओ, चुप रहो। और यही उनकी भूमिका बन गई ऑटोमेटिक। अब उनको इंडिया गठबंधन में अगर वो राज और उद्धव के साथ में एक मंच पे आते हैं तो इंडिया गठबंधन में प्रॉब्लम, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से पिटाई की है, राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से पिटाई की है, उसकी वजह से उनको बिहार में प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो आना नहीं चाहेंगे साथ में। इंडिया गठबंधन प्रॉब्लम में आ गया तो वो अलग ही चुनाव अब लड़ेंगे और अपनी पुरानी वोट बैंक को वो रिक्लेम करने की कोशिश करेंगे, जिसके माध्यम से उनका गिरता हुआ ग्राफ, जो 75 कॉरपोरेशन की सीटें थी वहां से 52 सीट हो गई, 52 सीट से 56 सीट हुई कुछ, और वहां से घटकर कुछ 31 या 22 सीट हो गई 2017 के चुनाव में। वो अपने आप को मेंटेन करना चाहेंगे या आगे बढ़ना चाहेंगे। मतलब एक बात पक्की हो गई कि अब कांग्रेस पार्टी गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ रही है, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही है और अपनी ताकत में अपनी सीटें जीतना चाहती है। तो पोलराइजेशन वहां भी हुआ। आपने देखा सुप्रिया सुले मंच पे है, लेकिन सुप्रिया सुले का कोई मतलब नहीं है। मुंबई में सबसे ज्यादा एनसीपी को 14 कॉरपोरेटर जो है उनके एक जमाने में चुन के आए थे, बाकी 5-7 चुन के आते हैं, वो भी निर्दलीय टाइप, जो अपनी ताकत पर चुनाव जीत सकते हो। उनको एनसीपी का सिंबल मिलेगा, वो निर्दलीय लड़े, वो खुद चुनाव जीत सकते हैं। तो जो मेजर स्टेक होल्डर है उन्होंने राउंड 1 के बाद अपनी अपनी भूमिका ले ली है, और कौन कहां पे खड़ा है ये आंकड़ों के साथ मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। ठाकरे बंधु 35% स्ट्रांगली मराठी मानुष पे, बीजेपी हिंदुत्व, हिंदू की बात और एंटी पोलराइजेशन के ऊपर, कांग्रेस पार्टी मुस्लिम वोट बैंक, साउथ इंडियन अदर वोट बैंक। मुंबई में अदर वोट बैंक भी 12% है, जिसमें जैन है, पारसी हैं, क्रिश्चियन हैं,
सिख हैं, पंजाबी हैं, ये सब मिला के 10-12% है। तो यहां पर भी कांग्रेस पार्टी अपना शेयर लेना चाहेगी, बीजेपी अपना शेयर लेना चाहेगी, और अभी इसी के इर्द गिर्द जो है अब चुनाव आगे बढ़ेगा। अब आप देखिए कुछ टाइम के लिए एकदम शांति हो जाएगी, क्योंकि सभी ने अपने अपने दांव खेल लिए हैं। ठाकरे बंधु ने मराठी मानुष का, क्योंकि मराठी मानुष के बिना आप मुंबई में कोई सीट नहीं जीत सकते, भले आपके साथ में उत्तर भारतीय हो, गुजराती हो या दूसरी कम्युनिटी हो। बीजेपी ने हिंदुत्व का कार्ड खेला, क्योंकि मराठी का भी एक फ्रैक्शन हिंदुत्व में ज्यादा बिलीव करता है, रीजनलिज्म में बिलीव नहीं करता है, तो वो उनको चाहिए। तो हिंदुत्व जो उनकी पार्टी की आइडियोलॉजी है और एंटी पोलराइजेशन पे खड़े हैं, और बीजेपी एमएनएस से और शिवसेना से बिल्कुल अलग। कांग्रेस पार्टी मुस्लिम वोट बैंक, खोई हुई वोट बैंक मुझे मिल जाए, अदर्स मिल जाए, साउथ इंडियन मिल जाए, मैं खुश। इस प्रकार से राउंड 1 के बाद में ये चारों पार्टियों ने अपनी अपनी पोजीशनिंग ले ली है, और उनकी पोजीशनिंग किस वोट बैंक पर आधारित है ये मैंने आपको बताया। एकनाथ शिंदे ये भी मराठी मानुष को लेकर ही आगे चलेंगे। उनकी पार्टी में अधिकांश यूबीटी सेना के कॉरपोरेटर्स जो हैं वो चले गए हैं, तो वो भी चलेंगे, वो मराठी वोट बैंक में डेंट करने की कोशिश करेंगे। अब देखना ये होगा यहां से आगे वोटर क्या करता है, उनकी मानसिकता कैसे कैसे आगे बढ़ती है, आगे के इवेंट्स क्या क्या होते हैं। तो मेरे हिसाब से राउंड 1 कंप्लीट हो चुका है, सबने अपनी पोजीशंस ले ली है, और आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि राउंड 1 के बाद में कौन सी पार्टी कितने पानी में है, किसको कितना % वोट है, कौन से एरिया में किस पार्टी की नजर है। यहां से आगे जो है इसका इम्पैक्ट क्या होगा ये समझने का काम मैं आप पर छोड़ देता हूं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं घटना बताऊंगा, घटनाक्रम के साथ वोट परसेंटेज डेटा आपको बताऊंगा, और उस डेटा के साथ में मैं आपको ये बताऊंगा कि कहां कहां पर क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है। इससे आगे आप खुद मतदाता यानी व्यूअर्स, आप खुद समझदार हैं कहां पे कितना इम्पैक्ट होगा। आप क्या मानते हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। राउंड 1 के बाद अगर मेरी राय पूछें तो मेरी राय में सबसे बड़ा बेनिफिशियल है एमएनएस पार्टी। मुद्दा लेके आया, मुद्दा कॉइन किया, और जिस पार्टी को मुद्दे की तलाश थी विधानसभा चुनाव के बाद, उसे मुद्दा मिल गया, और उसने उस मुद्दे पर बाकी तमाम को अपनी भूमिका लेने के लिए मजबूर किया। तो राउंड 1 में अनडाउटेडली एमएनएस पार्टी आगे बढ़ी, जिसके साथ में यूबीटी भी जुड़ गई, क्योंकि मराठी मानुष की बात है। बीजेपी ने हिंदुत्व की बात की और एंटी पोलराइजेशन का पूरा फायदा। कांग्रेस साइलेंट, अपनी ट्रेडिशनल वोट बैंक के साथ वो आगे बढ़ना चाहती है, और राउंड 1 यहीं पे समाप्त। बाकी एनालिसिस, वार्ड वाइज एनालिसिस मेरी यूट्यूब चैनल पर आपको ज़रूर मिलेगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।